साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज़ाद CGPSC एकेडमी के इस यूट्यूब क्लासेस में। आज़ाद CGPSC एकेडमी के तहत आप लोगों को अब सहकारिता का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सहकारिता बैंक भर्ती का जो एग्ज़ाम है, जो छत्तीसगढ़ राज्य अपेक्स बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो है, इसके अंदर जो भर्ती हो रही है सहकारिता विभाग में, उसके भर्ती की तैयारी हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को करा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन में आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को CG व्यापम स्पेशल बैच आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। CG व्यापम स्पेशल बैच के अंतर्गत हम सारे CG व्यापम के जो भी कोर्स हैं उस कोर्स को हम पढ़ाते हैं। तो इस कोर्स के अंतर्गत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हैं और कुछ चीज़ें अपडेटेड भी रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सहकारिता का जो पोर्शन है वो हम पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि बहुत से छात्रों को इसकी आवश्यकता है और इजीली मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आज़ाद के साथ साथ जितने भी छात्र समुदाय हैं सभी के सभी को इसका लाभ दिया जाए, और इसीलिए आप लोगों के लिए ये सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप में से जो भी लोग हमारे साथ सहकारिता के साथ साथ सहकारिता की परीक्षा में और भी जो प्रश्न के जो खंड हैं उसमें अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे CG व्यापम स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आज़ाद CGPSC एकेडमी एप्लीकेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो सहकारिता का आरंभिक लेक्चर है। इसको हम केवल और केवल सहकारिता के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को, सहकारिता शुरू कैसे हुई, उसका इतिहास क्या है और उसका विकास कैसे हुआ, आज आप जो सहकारिता विभाग देख रहे हैं ये विभाग आया कैसे, इसका अस्तित्व कैसे आया, ये सारी चीज़ों को हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। इसका जो बेसिक आप लोगों को जो सिलेबस है, वो सिलेबस जो आप लोगों को लिखा हुआ है वो शुरू होता है सहकारिता अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 से, जहाँ पे सहकारी समितियों के पंजीयन, प्रदेश में अल्प सहकारी साख संरचना, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। उस तक पहुँचने से पहले आपको पहले सहकारिता का विकास जानना आवश्यक है। किसी भी चीज़ को एकदम से शुरू कर दोगे तो समझ नहीं आएगा, तो जो शुरू है उस शुरू को जानना आवश्यक है। तो इसी शुरू को जानने के क्रम में आज मैं आप लोगों को सहकारिता का परिचय बताऊंगा। आज हम इसका इतिहास और इसके विकास पे पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। मेरा नाम है युगल किशोर और मैं आप लोगों को आज़ाद CGPSC एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर CGGS की हिस्ट्री क्लासेस और मेंस के क्लासेस में अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को फिलोसफी ऑफ CGPSC मेंस, ठीक है, ये दो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। एक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को CGGS का हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और CG मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी फ़िलोसफी की क्लास ले रहा हूँ। आने वाले समय में मुझे सोशियोलॉजी की क्लास भी अलॉट हो चुकी है, तो सोशियोलॉजी की क्लास भी मैं आप लोगों की लेने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो जो भी लोग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो हमको आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा के बारे में चर्चा करने से पहले दो शब्द आप लोगों के सामने आते हैं हमेशा। एक होता है सरकार और एक होता है सहकार। ये दो शब्द आप लोगों ने देखे हैं। आज तक आप लोगों ने, जब तक ये विभाग का पोस्ट नहीं आया था, मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस विभाग के बारे में ऐसा कुछ चीज़ होता है ये चीज़ ध्यान में नहीं दिए होंगे। दो शब्द है, एक सरकार है और एक सहकार है। सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट, और सहकार को इंग्लिश के में बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो ये कोऑपरेटिव, सहकार और गवर्नमेंट सबसे आप सभी परिचित हैं। उसके मूलभूत अंग और उसके अलग अलग उपांगों से आप लोग अभी तक परिचित होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। ये शब्द आप लोगों को कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोगों को अलग अलग जगह पे ये सुनने देखने को मिलता है। सहकार शब्द के मायने यदि मैं कहूँ तो सहकार आप लोग देख पा रहे हैं, ये को और ऑपरेटिव,
को अर्थात सह, ऑपरेटिव मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, ये सह साथ को इंगित करता है। तो जो साथ में कार्य करने वाला जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहकार। तो आप लोगों को अभी जो पढ़ाई जो करने वाले हैं, जो जिस विभाग में आप लोगों का जो भर्ती होगा इस परीक्षा के थ्रू, वो एक सहकारी सोसाइटी के, एक सहकारी बैंकिंग सेक्टर में होने जा रहा है। सहकारी सोसाइटी बहुत सारी होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि आप लोगों ने कभी कभी कहीं देखा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य सहकारी संघ, ठीक है, कहीं आप लोगों ने इसके दुग्ध सहकारी संघ के बारे में सुना होगा। इस तरीके से आप लोग अलग अलग सहकारी संघों के बारे में जानते हैं। इन सभी सहकारी संघों का संचालन कौन करता है? ये संचालन करने वाली इकाई होती है सहकारिता विभाग। और इन्हीं में से ऐसे ही सहकारिता के अलग अलग विभागों के अंतर्गत एक विभाग है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। और आपको ये छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के विशेष रूप से सहकारिता के पूरे स्ट्रक्चर को और उसके पूरे इतिहास को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पहला पोर्शन है वो आप लोगों के सहकारिता अधिनियम 1960 और नियम 1962 को इंगित किया है, उसमें चर्चा की है। लेकिन इसमें भविष्य में आने वाले समय के साथ साथ इसमें 2022 तक में इसमें अपडेट हुआ है। तो मैं अपनी क्लासेस में आप लोगों को पूरा इसका जो भी पोर्शन अपडेट हुआ है 2022 तक में, वो सारा इसके सहकारी संघों की परिभाषा को मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। सहकारी संघ अलग अलग जगह पे अपडेट होता रहा है। तो ये एक पूरा एक इसका इतिहास रहेगा और इसी पे हमारा पूरा बेस्ड ये लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो परिभाषा। ये मैंने आप लोगों को एक नॉर्मल परिभाषा बता दी यहाँ पे कि ये सहकार होता है। इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। हालांकि ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, मैं आप लोगों को पेपर में जो पूछेगा उसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊँगा, ये आप लोगों को नहीं पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों से एक जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जो दुग्ध सहकारी संघ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है अगर पूछा जाता है तो इसका नाम आप लोग क्या जानते हैं? देवभोग। देवभोग हमारे यहाँ का दुग्ध सहकारी संघ है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे। ये देवभोग एक सहकारी संघ है, ये उस तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना। तो अभी हम सहकारी संघों के विकास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो सहकारी संघों के विकास के बारे में देखने से पहले यहाँ पे एक परिभाषा जो मुझे मिली अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन से। इसके अनुसार सहकारिता संयुक्त स्वामित्व वाला लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का स्वायत्त संघ होता है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये किससे होते हैं एकजुट? स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का स्वायत्त संघ है, ठीक है ना। तो कॉरपोरेशन सहकारिता का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैं आप लोगों को देवभोग के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताया, तो यहीं से आप लोग समझिए ये देवभोग है। देवभोग कार्य करता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में। तो क्या देवभोग की जितनी भी सप्लाई पूरे छत्तीसगढ़ में है, ये क्या पूरा का पूरा एक किसान कर पाता है या एक पशुपालक कर पाता है? नहीं कर पाता है। इसकी पूरी की पूरी तैयारी कौन करवाता? इसकी पूरी की पूरी तैयारी करने के लिए कौन कौन होते हैं? अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अलग अलग जो दुग्ध पशुपालक होते हैं, राइट। ये पशुपालक अपने अपने घर में किसी के यहाँ 2 लीटर, किसी के यहाँ 4 लीटर, किसी के यहाँ 100 लीटर, किसी के यहाँ 150 लीटर, जितने भी लोग हैं ये सभी आप लोगों को क्या देते हैं? देवभोग को ले जाके देवभोग की सोसाइटी में दूध को जमा करते हैं। ये सोसाइटी हर ग्राम स्तर पर, हर जगह पर ये मौजूद है। ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर एक देवभोग सोसाइटी कलेक्शन सेंटर बनाती है, जहाँ पे सभी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं या फिर गाँव के लोग हैं, अगर बड़ा गाँव है
तो एक साथ सारे के सारे लोग एक जगह पर जो पंचायत में जो संग्रहण केंद्र है उस संग्रहण केंद्र में अपना दूध ले जाकर जमा करते हैं। और यहाँ पर ये जो देवभोग को चलाने की जिम्मेदारी, अब सरकार इतने गाय नहीं पाल सकती और इतने दूध उत्पादन सरकार तो कर ही नहीं सकती कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को हम सप्लाई कर सकें। बेसिकली सरकार ये काम कर ही नहीं सकती है उत्पादन में। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है पशुपालक। ये पशुपालक जो काम करते हैं तो ये कैसे करते हैं? चलो आज किसी के घर में 2 लीटर का दूध हुआ, किसी ने 4 लीटर दिया, 100 लीटर दिया, तो सब मिला के जब एक बड़ा दूध का जब पैकेट बनता है, जब बड़ी पैकेजिंग यूनिट तक जब पहुंचता है, ये प्रोसेसिंग यूनिट तक जब पहुंचता है तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। ये गैलेंस में पहुंच जाता है। तो गैलेंस में जब पहुंचता है तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। और तो इस चीज़ को चलाने के लिए पूरे सहकारिता का जो प्रबंध है वो स्वेच्छा से जो लोग होते हैं वो उनके स्वायत्त संघ होते हैं। क्या होता है कि ये जो संग्रहण केंद्र में दूध देने वाले जो लोग हैं, मान लीजिए कि कभी किसी के घर में कोई त्यौहार आ गया तो ये उस त्यौहार में अपना सहयोग नहीं, ये उस पशुपालक संघ में, उस सोसाइटी में, संग्रहण केंद्र में उस दिन दूध तो नहीं देगा, है ना। तो ये दूध यहाँ से कट गया, तो ये दूध कट गया तो क्या हम दूध की सप्लाई को कम कर देंगे? नहीं करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, प्रबंध करने के लिए एक सोसाइटी गठित होती है जो प्रबंधन का कार्य करती है। ये सोसाइटी है सहकारी संघ। ये सहकारी संघ आप लोग जो भी सहकारिता के माध्यम से जुड़े हुए, स्वेच्छा से जुड़े लोग हैं, उनके मैनेजमेंट का कार्य करती है। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहाँ पे ये पूरा चीज़ आप लोगों के काम का नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों को जो काम का है वो अब देख लेंगे। इसको हटा दो, इसको डिलीट करते हैं, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट हो गया, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया, ये भी यहाँ से डिलीट हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं आप लोगों के लिए डिलीट। तो अब हम इसको शुरू करें और आगे बढ़ते हैं इसके इतिहास के आरंभ में। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम विश्व में। विश्व में यदि आप देखेंगे, वैश्विक पटल पर जब आप सहकारिता के इतिहास को देखने जाएंगे तो 19वीं सदी में 1844 के आसपास, यहाँ पे जो मुझे डेटा मिला है ये नेट पे मिला है, तो मैं इसको क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन ये जो फैक्ट है ये चीज़ सही है कि रॉकडेल के जो पायनियर्स थे, मतलब जो शीर्ष लोग थे, ये एक जगह है वहाँ का नाम है, वहाँ के लोगों ने मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो कि लोगों को आर्थिक रूप से सहयोग करे। और उनके किस चीज़ के लिए सहयोग करे? उनके जो आर्थिक स्थिति है उसमें सहयोग करे और उनका अपलिफ्टमेंट, अर्थात जो गरीबी उत्थान जो वाली बात है, पुअर अपलिफ्टमेंट वाली जो बात है, ये चीज़ वहाँ पे करना था, है ना। तो ये वाला चीज़ करना था, तो इसीलिए इन लोगों ने बनाया। तो इसमें जो ये जो रॉकडेल पायनियर्स के जो फाउंडर हैं, इनका जो हेड पर्सन हुआ, ये हेड पर्सन हुआ कौन? आप लोगों का रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन वैश्विक स्तर पर ये पहला व्यक्ति था जिसने सहकारिता संघ नाम की कोई चीज़ को, मतलब एक लोगों के समूह को कलेक्ट किया और उसको लोगों को ये चीज़ टीच किया कि आप सभी एक दूसरे को सिखा सकते हैं, आप सभी एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, सभी एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं एक ही स्तर से अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए। ये चीज़ रॉबर्ट ओवन ने उनको सिखाया। अब ये सिखाया कहाँ पे? ये सिखाया लैंकशायर, इंग्लैंड, ये इस जगह का नाम है। तो आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप लोग का सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोग इंग्लैंड देख रहे हैं, इसी को आप लोग ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं और कुछ लोग इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ओवन ने शुरू किया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट ओवन इसका नाम है। इसका नाम मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ने इस चीज़ को अपने उसमें लगाया था, क्या बोलते हैं, अपने जो सहकारी संघ का जो कंसेप्ट है वो रॉबर्ट ओवन ने दिया था
ये जो स्थान है जहाँ पे ये चीज़ शुरू हुआ था, उस जगह का नाम है लैंकशायर इंग्लैंड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटेन। ठीक है क्या, ब्रिटेन। ये चीज़ समझ आया आप लोगों को। अब चलते हैं हम भारत की ओर। भारत में अगर हम सहकारी संघ के उत्पन्न जो पैदा होने की जो बात है, जो उसके आने की बात है, उसको अगर हम देखें तो इसकी उत्पत्ति को आप लोग कुछ चरणों में देख पाएंगे। कुछ चरणों में कैसे देख पाएंगे? एक तो हमारे यहाँ रहा रियासतकालीन शासन, राजा महाराजाओं ने शासन किया। फिर हमारे यहाँ इन्हीं राजा महाराजाओं की आपसी फूट के कारण आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स का शासन रहा। ब्रिटिशर्स का शासन हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने हमें धीरे धीरे 1885 में आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक संस्थान, राजनीतिक संस्थान की स्थापना देखने को मिलती है, जो आप लोगों को आगे बढ़कर पूरी की पूरी राजनीतिक चेतना का कार्य करती है, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करती है। और धीरे धीरे आप लोग 1920 में आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को गांधी जी नाम का, महात्मा गांधी नाम का एक इंसान मिलता है, जो कि लगातार आज़ादी के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करता है, और अंततः 1947 में आप लोग आज़ाद होते हैं। ठीक है, ये इतिहास हम पढ़ते हैं, और इसी इतिहास के क्रम में हम सहकारी आंदोलन का जो इतिहास है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देखिए। क्या हुआ कि ये आंदोलन जो शुरू हुआ, इसके पीछे कुछ कारण थे। सहकारी आंदोलन शुरू क्यों हुए? क्या हुआ कि ये जो कृषि यहाँ पे ऑलरेडी थी, उस कृषि को अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन जब आया, तो उन्होंने यहाँ की कृषि को नष्ट किया और यहाँ के लोगों को मजबूर किया कि वो नील की खेती करें। ये चीज़ आप लोगों को याद होगा अगर आप इतिहास में कभी पढ़े होंगे या सुने होंगे। तो नील की खेती के लिए मजबूर किया गया, व्यापारिक खेती के लिए मजबूर किया गया, जिस कारण से यहाँ के लोगों में धीरे धीरे जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो कमज़ोर हो गया, वो कम होता गया, और यहाँ के ग्राम उद्योगों को यहाँ पे समाप्त किया गया। ठीक है ना, धीरे धीरे ये एक सतत प्रक्रिया थी जिसके तहत सारी चीज़ों को समाप्त किया गया। तो चूँकि ग्राम उद्योग अर्थात जो चटाई बनाना है, और कुछ चटाई बनाना है, पंखा बनाना है, झाड़ू बनाना है, ये सारे ग्राम उद्योग जो चलते थे, इनको समाप्त किया गया। कृषि को समाप्त किया गया, जो व्यापारिक कृषि थी उसको करने के लिए मजबूर किया गया। तो अंततः इनके पास आजीविका का एकमात्र साधन क्या बचा? जो कृषि ये करने बोल रहे थे वही कृषि करे। इंसान को जीना है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो उसी क्रम में आप लोग अभी जैसे तैयारी कर रहे हैं, उस समय कृषि करना एकमात्र आजीविका का साधन बचा। तो कृषि के जो विकास को उन्होंने देखा, उन्होंने केवल व्यापारिक विकास को देखा, तो इस कारण ये कृषि गैर लाभकारी हो गई। क्योंकि हम क्या करते थे कि अपने उत्पादन, अपने खाने के लिए हम भोजन उत्पन्न करते थे, और उससे थोड़ा बहुत जो बच जाता था वो साहूकारों को दे दिया जाता था, जिससे हमें थोड़ा धन मिल जाता था, और उस धन से हम थोड़ा बहुत जीवन का गुजारा कर ले रहे थे, है ना। ये हमारे गरीबी का एक वो था, जरिया था, जीने गरीबी का टाइम का काल था। भू राजस्व उस समय संग्रहण करना अंग्रेजों का जो मूल कार्य था, पैसा वसूलना। ये पैसा वसूलने के लिए वो कुछ भी करते थे। तो इस कारण से किसानों पर कर्ज का बोझ जो लद गया था। ये कर्ज का बोझ उतारने के लिए किसान साहूकार, बनिया और जितने भी पैसा देने वाले जो लोग हैं उनके पास जाकर अपने जो उसके लिए हैं, कृषि के लिए, वो धन जुटाते थे। ये धन जुटाने के क्रम में धीरे धीरे उनकी पूरी जो कृषि है वो समाप्त हो गई, है ना। इस तरीके से ये देखा गया कि जो सभी जो फसल है वो औने पौने दाम पर खरीद कर बहुत अधिक ब्याज दर वसूल करके साहूकार उनको पूरा क्या कर देते थे, डुबा देते थे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ आया कि हमको कोई ऐसा पैटर्न चाहिए, किसानों के पास इतना सस्टेनेबल कोई मॉडल नहीं है कि वो अपनी कृषि को करने के लिए एक आवश्यक जो धन की पूर्ति है वो स्वयं कर पाएँ। तो इसीलिए इन्होंने सस्ते ऋण के प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया गया, है ना। ये जो सारे कारक थे, ये अलग अलग फैक्टर्स थे जो सारी चीज़ों को डेवलप किए और एक सस्ते ऋण के प्रावधान को यहाँ पे जन्म दिए। ये सहकारी आंदोलन का प्राथमिक वो था।
कि यहाँ से आप लोगों को एक प्राथमिक थोड़ा थोड़ा समझ आता होगा कि ऋण जो प्रदान करना है, ये ऋण आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, भारत में अनौपचारिक रूप से जो सहकारिता थी वो चीज़ ऑलरेडी मेंटेन थी। यहाँ पे आप लोगों को चीट फंड, भिशी, फड़, देवराय आदि नामों से फंड अलॉट लोगों को दिया जाता था, है ना। लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत हेल्प करते थे। ये फंड आप लोग सुने ही होंगे, है ना। और यहाँ पे चीट फंड आप लोग सुने ही होंगे। ये लोग लोगों से पैसा लेते हैं और हम आपको ज़्यादा रिटर्न देंगे बोल के करते हैं। ये फंड उस समय चलता था और ये अभी भी मतलब ये इसका अभी एक गलत रूप चल रहा है। ये एक्चुअली सहकारिता के रूप में शुरू हुआ था और इसी में आप लोग एक नाम सुनते होंगे, बीसी बोल के चलता है, हमारे यहाँ अभी भी प्रचलन में रहता है। बहुत सी महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं अपना बचत को बढ़ाने के लिए और अपने लिए कुछ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो लोग, है ना। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये निधि के नाम से संचालित था। अलग अलग पारस्परिक ऋण संघों को संगठित किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। पंजाब में जो ये व्यवस्था थी 1891 में सहकारी की तर्ज पर एक सोसाइटी की शुरुआत हुई थी। ये सारी चीज़ें अनौपचारिक रूप से, यहाँ पे अभी कोई गठन के लिए कोई नियम वियम नहीं बना है ना। तो ये सारी चीज़ें अनौपचारिक रूप से हैं। जब तक ये सारी चीज़ें अनौपचारिक हैं तब तक यहाँ पे कोई केवल और केवल लोगों की भागीदारी है। आप यहाँ पे समझिए कि सहकारी जो शब्द है ये केवल लोगों की भागीदारी से बना हुआ संघ होता है। लोगों की भागीदारी होती है इसमें, है ना। मतलब लोग ही इसके शेयर होल्डर होते हैं। ये जो संघ बनेगा, इस संघ के जो संचालन करता कोई भी आम इंसान बन सकता है, बशर्ते उसे पूरे संघ में एक लोकतांत्रिक रूप से सर्वोच्च पदों पर आना होगा। ठीक है। तो सहकारी में लोगों की भागीदारी होती है। तो ये भागीदारी वाला जो चीज़ है ये पंजाब में अनौपचारिक रूप से 1851 में देखने को मिला। ठीक है ना। ये सभी एक स्वैच्छिक प्रयास थे, अपने स्तर पर किए गए प्रयास थे और गैर सरकारी भी थे। ये सारा चीज़ हुआ। जब आप देखेंगे कि इसके लिए आधिकारिक कदम की जब आप बात करेंगे तो आपको एक व्यक्ति देखने को मिलता है, सर विलियम वेडरबर्न। ये विलियम वेडरबर्न जो है ये दक्कन विद्रोह के समय ग्रामीणों के ऋणग्रस्तता के उपाय के विरुद्ध कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्तावना दिया था। क्या हुआ था कि 1875-74 के समय में 1874-75 के समय में महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र में ज़बरदस्त सूखा पड़ा। लेकिन अंग्रेज अपनी धनलोलुपता के चक्कर में दक्कन क्षेत्र में जो सूखा पड़ने के बावजूद ऋण वसूली करने गए, वो लगान वसूली करने गए दक्कन क्षेत्र में, है ना। तो दक्कन क्षेत्र में जब लगान वसूली करने गए तो क्या हुआ कि आप लोग देखते हैं कि वसूली हो रहा है। अब भाई उत्पादन ही नहीं हुआ तो वसूली कौन करे, कहाँ से देगा कोई। तो इसीलिए एक नाम आप लोग सुने होंगे इतिहास में, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में ये चीज़ शुरू हुई कि हम लगान नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें जब हुई वासुदेव बलवंत फड़के के उसमें, तो ये चीज़ गई न्यायमूर्ति जो थे महादेव गोविंद रानाडे, जिनको आप MG रानाडे बोलते हैं। ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे जी के बेंच में गई तो उन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि जब ये चीज़ नहीं हुआ है तो कैसे करोगे। तो ये दोनों मिलके इन्होंने जो सहकारिता का जो कंसेप्ट है उसको प्रोवाइड किया और सहकारी ऋण समिति के गठन के लिए इन्होंने बोला। तो सहकारी एक ऐसे फंड की व्यवस्था करो जी। ये चूँकि न्यायमूर्ति थे तो इन्होंने बोला कि आप एक ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ऐसा कुछ हो कि लोगों को फंड मिले तब तो वो खेती करें और तब तो आपको लगान दें। ये चीज़ें बात हुई। इस चीज़ को देखकर सर विलियम वेडरबर्न को आदेश दिया गया कि आप ऐसा कुछ करो। तो इन्होंने जर्मनी के बैंकों की तर्ज पर, कहाँ के बैंक, जर्मनी के बैंकों की तर्ज पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर कृषि बैंकों की स्थापना की प्रस्ताव को लेकर आए। ठीक है। सुझाव दिया इन्होंने कि ये अपन जर्मनी के टाइप से ऐसा बैंक बना सकते हैं। अब चूंकि न्यायमूर्ति ने बोला है तो उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना जरूरी है। तो ये विलियम वेडरबर्न थोड़ा सा उदार व्यक्ति था तो इसने थोड़ा स्टडी किया
और जर्मनी में ऐसी एक कंसेप्ट थी जो किसानों के सहयोग करती थी, जो वहाँ पे लोगों को बैंक के रूप में पैसे देते थे बैंकों से। तो वो कंसेप्ट हम लेके आ सकते हैं और कृषि बैंकों की स्थापना कर सकते हैं ताकि लोगों को कृषि के लिए आवश्यक धन पूर्ति की जा सके। ये चीज़ उन्होंने बोला है ना। तो दक्कन विद्रोह के बाद ये सारा चीज़ गठित हुआ है। दक्कन विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो वासुदेव बलवंत फड़के था। ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में, इसी में जब आप आगे देखते हैं तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 1890 और 1900 के मध्य में अकाल की स्थिति हुई। और इसी अकाल की स्थिति में आप लोगों को एक व्यक्ति देखने को मिलेंगे, सर फ्रेडरिक निकल्सन। 1800 से 90 1900 के बीच में, 1890 से 1900 के बीच में आप लोगों को मद्रास प्रेसिडेंसी में आप लोगों को एक अधिकारी देखने को मिलते हैं। कौन? फ्रेडरिक निकल्सन। ये जो फ्रेडरिक निकल्सन जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति ने सारी चीज़ों को कंट्रोल किया और बोला कि भाई हम सारी चीज़ें करेंगे और इसके लिए हमको चाहिए क्या? सहकारी समिति का गठन करना चाहिए। एक समिति हो जो इनको कर्ज देने का कार्य करे, क्योंकि समिति ये सारी चीज़ों को जानती है। समिति के लोग ये जानते हैं कि किस किसान की आय कितनी है, किस किसान ने कितना, उसका फसल कैसा है। इस बारे में मैं तो अंग्रेज हूँ, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन एक समिति का गठन करो जो ये सारी चीज़ों को बने, जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करे। तो समिति को क्या बोले? कमेटी, है ना, कमेटी। एंड जो चीज़ लोगों के द्वारा संचालित हो तो उसको क्या बोले? ऑपरेटिव। अब लोगों के साथ मिलकर संचालित हो तो क्या हो? कोऑपरेटिव। समझ आया आप लोगों को कि कोऑपरेटिव कमेटी कैसे आया? ये कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में इन्होंने पहली बार बोला। फ्रेडरिक निकल्सन ने कोऑपरेटिव समिति नामक जो शब्द है इसको गढ़ा और इसको यहाँ पे गठन करने का पूरा काम किया, है ना। तो हमारे यहाँ आप लोग जब पढ़ते हैं तो सहकारी आंदोलन का जनक यदि किसी को कहा जाता है तो कौन है? जनक कौन है भाई आप लोगों का? फ्रेडरिक निकल्सन। कौन है? फ्रेडरिक निकल्सन। और क्यों है? चूंकि इसने कोऑपरेटिव कमेटी के गठन को पूर्ण करने का कार्य किया। समझ आया क्या? चलो अब देखो आप लोगों के सामने जो दिख रहा है स्वतंत्रता, जो सहकारी आंदोलन का जो चरण है उसमें जो दूसरा चरण आप लोगों को देखने को मिलता है, एक तो पूरी तरीके से आप लोगों को जो देखने को मिलता है स्वैच्छिक और गैर सरकारी जो क्रम है ये देखने को मिला। फिर स्वतंत्रता के पूर्व जो सहकारी आंदोलन चले, जब ब्रिटिश भारत के दौरान हम जब कांग्रेस को जब आप 1885 में देखते हैं, 1885 में कांग्रेस के बाद NCI बोलते हैं क्या? नहीं, INC बोलते हैं, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में गठित हुआ, जिसने राजनीतिक चेतना को जागृत किया और धीरे धीरे हम इस चीज़ में पहुँचे कि हमें सहकारिता की आवश्यकता है। और फ्रेडरिक निकल्सन ने 1890 से 1900 के क्रम में जब मद्रास प्रेसिडेंसी में अकाल पड़ा तो इस चीज़ को और पुष्ट किया और हम सहकारिता आंदोलन के पूरी तरीके से स्पष्ट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के क्रम में हम आगे आ गए। ठीक है ना। तो इसके प्रारंभ चरण को देखेंगे तो 1904 से 1911, इस समय आप लोगों को भारत में जो गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा, जो वायसराय देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कुछ अच्छा काम किया है, हड़प, फूट डाल और शासन करोगे छोड़। उसमें से एक जो अच्छा काम है वो है उसका ये सहकारी आंदोलनों का जो विकास है उसने उसमें सहयोग किया। ठीक है ना। तो इसी समय में आप लोगों को जो देखने को मिलता है ये क्या मिलता है कि भारत में पहला सहकारी अधिनियम आया जब भारतीय अकाल आयोग ने वर्ष 1901 में सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट जारी करने को कहा, है ना। तो सर एडवर्ड लॉ जो हुए, इनकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई जो ये सारी चीज़ों को पुष्ट करे कि अकाल के उसमें क्या करना चाहिए। 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत पहली बार भारत में प्राथमिक कृषि ऋण समिति का गठन हुआ। ठीक है, पहली बार प्राथमिक ऋण कृषि समिति का जो गठन हुआ यह 1904-05 में हुआ है। ठीक है,
ये इसका पीछे जो कारण है, जो सारा चीज़ है, जो कहानी मैं अभी तक बता चुका हूँ। चलो अब देखते हैं आगे देखते हैं। तो इस अधिनियम को अगर आप देखेंगे तो इस अधिनियम में क्या लिखते थे कि एक ही गांव और कस्बे में रहने वाले एक ही वर्ग या जनजाति से संबंधित कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी ऋण समिति का निर्माण कर सकते हैं अपने स्तर पर। कुल सदस्यता के बहुमत के आधार पर समाजों को ग्रामीण और शहरी या कृषक और गैर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया। ग्रामीण समाज को लाभ वितरित करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, लेकिन शहरी समाज के व्यक्तियों के मामलों में शुद्ध लाभ का 25% आरक्षित निधि में दिए जाने के बाद लाभ वितरित किया जा सकता था, ठीक है। तो ग्रामीण स्तर पे वैसे भी आय ही कम हो रही है, तो वो क्या ही लाभ वितरित करें, है ना। लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत कलेक्शन दे पा रहे हैं, उसमें क्या ही विकसित वो करेंगे। तो ये जो ग्रामीण कहने का मतलब है यहाँ पे है कि कृषक वर्ग, और जो शहरी कहने का मतलब है जो वो गैर कृषक वर्ग, अर्थात जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए, दोनों के लिए ही सहकारी संघों के निर्माण की बात हुई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये आप लोगों को अधिनियम की विशेषता आप लोगों को पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को जब मल्टीपल स्टेटमेंट के फॉर्म में जब ये चीज़ आ जाती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसकी विशेषता क्या थी। ये कौन सा है, 1904 के जो पहला सहकारी अधिनियम बना उसकी विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस अधिनियम की कमियों पर चर्चा करें। तो इस अधिनियम में गैर ऋण समितियों को कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण लोग पैसा लेके गायब हो जाते थे, है ना। तो जिसने पैसा दिया वो तो ठगा गया ना, तो उसको कोई प्रॉफिट कहाँ हुआ, तो उसको कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिला। हमने समिति बना दी, लेकिन समिति कोई अधिनियम के अंतर्गत गठित नहीं हुआ। क्या हुआ कि एक नॉर्मल सा हमने बोला कि ऐसा ऋण समिति बनाओ, तो उसमें ये चीज़ समिति बना दी, लेकिन इस समिति को अधिनियमित नहीं किया गया, कानून के अंतर्गत नहीं लाया गया, जिसके कारण ये कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर चला गया। अब किसी ने इस समिति के अंदर गठित हुआ, मतलब 10 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लिए और ये ग्रुप में आपसी में पैसे का लेन देन हुआ, मतलब ये जो बीसी है, ये जो बीसी का जो वो हुआ कंसेप्ट जो आया वो ऐसा ही हुआ, है ना। तो ये जो बना एक समिति, ये समिति अब बीसी में क्या होता है, पैसा लोग एक दूसरे को देते हैं, भरोसे का काम है पूरा बीसी, है ना। बीसी में कब कौन पैसा लेके भाग जाएगा पता नहीं चलता है, तो ये भरोसे का काम होता है। तो ये भरोसा यहाँ पे नहीं, कानून तो बीसी को कंट्रोल नहीं करता, ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगा, है ना। तो ये जो कानूनी सुरक्षा है ये प्रदान ही नहीं हुई, इसलिए ये अधिनियम फेल हो रहा था। इसने कृषि कार्यों के वित्त पोषण हेतु शहरी बचत जुटाने का भी कोई प्रावधान नहीं किया। शहरी बचत मतलब गैर कृषक कार्यों से, गैर कृषक लोगों से कृषि क्षेत्रों में कोई आपको वित्त मिल जाए, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। तो क्या हुआ, किसान ही किसान को लोन दे रहा है, तो भैया किसान तो ऑलरेडी गरीबी है, वो कैसे लोन देगा, है ना। इसीलिए यह अधिनियम फेल हो गया। शहरी और ग्रामीण समाजों का वर्गीकरण अपने स्तर पे किया गया, अवैज्ञानिक और एकदम असुविधाजनक था ये। मतलब आप ये चीज़, कोई बोल रहा है कि मैं व्यापारी भी हूँ, मैं सब्जी भी बेचता हूँ, तो मुझे आप कैसे आप किसान में गिन सकते हैं। तो इसका वर्गीकरण का कोई स्पष्ट मानक रूप नहीं था, इस कारण ये चीज़ फेल हो गया। 1904 के अधिनियम के कई प्रावधान आंदोलन के आगे प्रसार में बाधक बने और इसीलिए ये चीज़ फेल हो गया, ठीक है। इसका संशोधन किया गया और 1911 में ये संशोधन हुआ। 1911 में आप लोगों को याद होगा कि भारत में कौन आ रहा था, भारत में आने वाला था कौन, अपना ब्रिटिश राजा, क्या नाम था उसका, मेरे भी नहीं पता, अभी छोड़ दो उसको। तो राजा रानी दोनों आने वाले थे, है ना, 1911 में। तो इसी कारण पे यहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ भी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1857 से आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एलिजाबेथ का शासन देखने को मिल रहा है। तो ये जब शासन देखने को मिल रहा है तो रानी के उसमें लोग कैसे जी रहे हैं ये दिखाना है। तो इसीलिए इस सहकारी आंदोलन को आगे प्रमोट किया गया और 1912 में सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया। इसमें क्या हुआ, 1912 अधिनियमित करके जो 1904 के दोष है उनको दूर करने का प्रयास किया गया। किसी भी समाज ऋणदाता या किसी अन्य को पंजीकृत किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना हो। पंजीकरण का सिद्धांत वहाँ से शुरू हुआ, ठीक। फिर आप लोग सेंट्रल बैंक या यूनियन जैसे एक संघीय समाज को पंजीकृत किया जा सकता है, ये चीज़ बोला। ऐसे समाज में किसी भी सदस्य के पास कुल शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक या 1000 रुपये से अधिक के शेयर नहीं हो सकते, ये चीज़ बोला गया, ठीक है ना। समितियों के अनिवार्य पंजीकरण, आयकर एवं स्टाम्प शुल्क के भुगतान की छूट दी गई, ये इसलिए चूंकि उस समय राजा आ रहा था, ठीक। ये उस समय के संशोधन हुए। इसी संशोधन में आप लोगों को जब आगे देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलता है 1914।
1914 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि पूरे विश्व पटल पर जो हो रहा है वो क्या, आरंभ किस चीज़ का है, ये प्रथम विश्व युद्ध का 1914 के आसपास। तो उसी क्रम में ये चीज़ देखने को मिला कि मैक्लेगन समिति जो गठित हुई 1914 के बाद, जो गठित हुई 1915 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में हुई। इस समिति ने इस बात का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था कि सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन इसी से पहले क्या हो गया कि ये जो 1914 का जो ये है प्रथम विश्व युद्ध है, वो अपने सघन रूप में आ गया और ये चीज़ कंप्लीट हो नहीं पाया, ठीक है ना। लेकिन इसने जो रिपोर्ट दिया उसमें एक चीज़ बोला कि निरक्षरता और जनता में अज्ञानता, धन का दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर भाई भतीजावाद के कारण सहकारी आंदोलन में अभी भी कमी है। ठीक, समिति क्या बोली कि सहकारिता के सिद्धांतों से अवगत कराओ सबको, ऋण लेने की कसौटी ईमानदारी होनी चाहिए, ऋण लेके भाग जाने, जैसे मैं बताया था पहले ही, ठीक है। और फिर सदस्यों की संख्या सीमित रखो, सावधानीपूर्वक जांच करो, अनुवर्ती कार्रवाई करो, एक सदस्य को एक वोट का जो सिद्धांत अभी जो सहकारिता में है वो यहीं पे आया था। ये असफल रहा, क्यों रहा? क्योंकि आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ये सारे सुझाव पे काम नहीं किया जा सका क्योंकि हमको क्या देखने को मिल गया, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आप लोगों का शुरू हो गया, ब्रिटेन उसका सहभागी था, तो इसी विश्व युद्ध में ये जो सुझाव थे, ये सुझाव सारे के सारे समाप्त हो गए। आगे आप देखते हैं कि उस विश्व युद्ध के बाद जो विकास होना शुरू हुआ, ये 1919 से 1929 के काल में जो विकास हुआ वो काल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रूप में आप लोगों को दो भारत के गवर्नर और वायसराय दोनों देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आप लोगों ने देखा कि वर्ष 1919 में सहकारिता को इन्होंने क्या बोला कि प्रांत का विषय बना दिया, प्रांत का विषय बन गया। अब इसके लिए जो राज्यों को अपने अपने अधिनियम बनाने के लिए बोला गया, तो ये अधिनियम पारित हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, सहकारी समितियों की सदस्यता में भयानक सारा वृद्धि हो गया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे वो ले लिए, अपना पंजीकरण करा लिए और सहकारिता लोगों तक एकदम पसर गया, क्योंकि प्रांत का विषय बन गया और प्रांत के विषय में प्रांत ही निर्णय लेगा, सारी सरकारें निर्णय लेंगी, ठीक है ना। तो ये आर्थिक मंदी आई 1929 में। इसी क्रम में 1900 आप लोग देख रहे हैं जहाँ पे 1919 से 1929 के क्रम में आर्थिक मंदी आई और आर्थिक मंदी से कृषि जिन्सों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई और इसी के साथ साथ जो आर्थिक संकटों के साथ जो बेरोजगारी बढ़ी और कृषि ऋण समिति, कृषक जो थे वो फिर से एक बार ऋण के जाल में फंस गए, ठीक है ना। वो फिर से एक बार ऋण के घेरे में आ चुके और अब वो ऋण चुका नहीं सकते थे, वो फिर से ऋणग्रस्त हो गए, ठीक है ना। अधिक बकाया राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और सहकारी समितियों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। बताया क्या मैं, ठीक है। चलो अब देखो आगे, फिर से इनका पुनर्गठन किया गया। भैया सारा चीज़ तो बार बार डिसमेंटल हो जा रहा है, तो जब सारी चीज़ें जब रिकवर हुई, इकोनॉमी जब रिकवर हुई, पूरे वैश्विक इकोनॉमी जब रिकवर हुई, तो इसको फिर से गठन करने का कार्य हुआ और पुनर्गठन का जो चरण चला ये 1930 से 1946 के तक चला पूरा। और इसमें समितियों के गठन में अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर, पंजाब सभी जगह पे समितियों का गठन हुआ, जहाँ जहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है ना। 1937 में कांग्रेस का जो पहला इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस कई जगह पे आई और इसने सहकारिता आंदोलन को प्रसार में अपने आप को आगे कर दिया, ठीक है। इसके पहले आप लोग देखेंगे पहले ही चरण में 1907 में आप लोगों को छत्तीसगढ़ में एक सहकारी आंदोलन देखने को मिलता है ठाकुर प्यारेलाल जी के उसमें नेतृत्व में, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो सहकारिता का जो पुरस्कार है वो भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। हमारे यहाँ सहकारिता में छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कार्य यदि किसी ने किया है तो वो ठाकुर प्यारेलाल जी हैं, है ना। तो यहीं पे ये सहकारिता का आंदोलन आप लोग जब देखेंगे तो 1937 में कांग्रेस इस सब चीज़ को लेके आगे बढ़ने लगी, ठीक। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में आए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये चीज़ हुआ, असामान्य परिस्थितियों के कारण सहकारी आंदोलन का विकास अवरुद्ध हुआ और ये सारी चीज़ें अपनी स्थिति पे यथा स्थिति बनी रही, ज़्यादा इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। जब 1945 में अखिल भारतीय सहकारी योजना समिति का गठन हुआ तो यहाँ से सहकारी आंदोलन को थोड़ा सा पुश मिला और आप लोग ये समय देख रहे हैं कि इस समय कैबिनेट मिशन वगैरह आ चुका है
और हमको सारी चीज़ें हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है इतिहास के कालखंड में, है ना। तो इतिहास में ये चीज़ हो रहा है कि 1945 में हमको अब हैंड ओवर करने की बातचीत हो रही है, सारी चीज़ें ऑन प्रोसेस है ना। तो इसीलिए यहाँ पे अखिल भारतीय सहकारी आयोजना समिति का जो गठन हुआ, उसने सहकारिता आंदोलन, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें ऐसा आंदोलन उन्होंने क्रिएट किया और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए हम आगे बढ़े। अब जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो गांधी जी भी कहाँ पीछे रहेंगे, तो उन्होंने भी अपना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया है। ये कंट्रीब्यूशन आप लोगों को पूछेगा नहीं, लेकिन चूंकि ये सहकारिता के क्रम में गांधी जी का क्या योगदान था, ये कभी प्रश्न आ गया तो आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ये आप लोगों का मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। ये मेंस का सिलेबस का पार्ट है, मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, ये आप लोगों को फिलहाल तो पूछेगा नहीं, ये चीज़ नहीं पूछेगा। यहाँ पे फिनिक्स आश्रम की बात की गई है, टॉल्स्टॉय फार्म की बात की गई है, किसानों हेतु सहकारिता की बात की गई है। सारी चीज़ें जो गांधी जी सोचते थे जैसा जिस तरीके से होना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें लिख दी गई हैं। गांधी जी के समाजवादी दर्शन की एक और बात करें तो ये अनुच्छेद 40 आप लोगों को भारतीय संविधान का जो देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ग्राम पंचायत की स्थापना हुई है। ये वाला जो सिद्धांत है ये इन्हीं के जो समाजवादी दर्शन है इसी से होकर आया है, ठीक है ना। तो ये जो समाजवादी दर्शन है ये सहकारिता को अपने अंदर समेटे हुए था, तो ये वाला चीज़ आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। और यहीं पे आप लोगों को अभी ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग अभी देखें G20 में समिट हुआ। G20 समिट के अंदर प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि जो उनका जो आश्रम है साबरमती आश्रम, उस साबरमती आश्रम से उन्होंने लोगों को भेंट किया है। वहाँ की जो समिति है, वहाँ की जो सहकारिता जो समिति है, उसने जो निर्माण किया उसी निर्माण को उन्होंने G20 के जितने लोग थे उनको भेंट किया है। तो सहकारिता का जो आंदोलन है ये गांधी जी उस समय जुड़ा था और ये आज भी कंटिन्यू है, ठीक है ना। साबरमती आश्रम गुजरात में है, याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलो, स्वतंत्रता के पश्चात अगर आप देखेंगे तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाग बना, जिसमें हम इसको सार्वजनिक और निजी दोनों के बीच के रूप में बनाए और इसे एक सहकारी क्षेत्र का हमने दर्जा दिया, ठीक है ना। इसे हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संतुलन के रूप में इसका उपयोग करने लगे। इन दोनों को जो अवेलेबल चीज़ें करानी है वो सहकारी लोग, अगर लोग मिलकर करा दें तो क्या बुरा है। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट में आई और इसी कंसेप्ट में जब आप देखेंगे, जब निजी और सरकारी दोनों विभाग को जब लोगों का सहयोग चाहिए था तो लोगों को सहयोग कैसे मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सहकारी समिति के जो आंदोलन है उसमें प्रभाव में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जब हमने अपनाया तो हमने इस चीज़ को किया कि जो सहकारी समिति वो कहाँ जाएगी, वो फिर इन दोनों को सप्लाई करे। भाई ये लोग जो भी बना रहे हैं वो या तो सरकार को सप्लाई करे या निजी क्षेत्र को सप्लाई करे, ये चीज़ हो गया। और इन दोनों के बीच में संतुलन कारक के रूप में अपना सहयोग प्रदान करना शुरू किया, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर प्लान में स्वतंत्रता के बाद सहकारिता को पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया, ठीक है। यह आंदोलन ऐसा विकसित हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन्होंने माना कि सहकारिता को लोकतंत्र के 3 स्तंभों में से एक, अन्य 2 पंचायत और स्कूल के अतिरिक्त इन्होंने सहकारिता को लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना था, ठीक है। और ये चीज़ इन्हीं ने ही बढ़ाया। फिर आप लोगों को देखने को मिलता है सहकारिता पर राष्ट्रीय नीति हमारी आई 1958 में। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वर्तमान में ये समाप्त किया जा चुका है, ये सब नीति आयोग के अंदर चले गए हैं ना। तो NDC राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समितियों तथा कर्मियों को प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। ये 1958 दिखाई दे रहा है। और भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। यह 1958 में जो हुआ, इसी से मिलकर आप लोगों को देखने को मिला फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसी सहकारिता का ही परिणाम था कि आप लोगों को भारतीय खाद्य निगम नामक एक संस्था दिखाई देती है, ठीक है ना। ये इसी सहकारिता आंदोलन से जन्मी है। इसने विपणन समितियों का निर्माण किया, विपणन उत्पादन सारी समितियों का निर्माण किया, सबको सारी चीज़ें लास्ट से लेके मतलब टॉप टू बॉटम सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1958 में हमने इस प्रयास शुरू किया था। 2008 में हमने इस नीति की घोषणा की, लेकिन हम इसके कार्यान्वयन पे हम पहले से हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। 2002 में हमने इसकी एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। NCDC की स्थापना, NCDC की स्थापना देखें तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंटल, उसके बाद निगम को क्या बोलते हैं पता नहीं, छोड़ो जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। NCDC कॉरपोरेशन
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना, को एक संवैधानिक निगम के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत स्थापित किया। ये चीज़ आप लोगों के लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है ये किस प्रकार का निगम है, ये एक सांविधिक निगम है, सांविधिक निगम है, कानून के तहत इसका निर्माण किया गया है, संविधान के अधीन अर्थात सांविधिक, ठीक है ना। चलिए, विधि के अधीन है। चलिए अब देखिए, सहकारिता के लिए गठित समितियों की चर्चा करें तो 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सभी स्तरों पर सहकारी समितियों में राज्य की भागीदारी की सिफारिश की। क्या बोला कि राज्य को इसमें भागीदार बनना चाहिए। एसटी राजा समिति को भारत सरकार द्वारा सहकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था। इन्होंने बोला कि सहकारी समितियों के प्रबंधन पर राज्य की भागीदारी तथा सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए एक मॉडल अधिनियम तैयार कर देना चाहिए। और यही मॉडल अधिनियम आप लोगों को आगे बढ़ के देखने को क्या मिला, ये मिला राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1962, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संवैधानिक प्रावधान के बारे में। सहकारिता क्या केवल हमारे अपने शब्दों में है, हमारे आसपास है, या फिर इसका कहीं वर्णन भी है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो सहकारिता के लिए भारतीय संविधान, नॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ भारतीय संविधान, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में जब हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में अभी हमने क्या किया, जो 57वां संविधान संशोधन था जो 2011 में हुआ, उसके तहत हमने सहकारी समितियों के संबंध में भाग 9 नगर पालिका के ठीक बाद एक नया भाग 9 जोड़ा है, ठीक है क्या, 9 जोड़ा गया है। ये सहकारी समितियों को संदर्भित है। भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द को जोड़ा गया है, अर्थात संघ, संगठन और सहकारिता शब्द हो गया है ये, ठीक है ना। सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा इस कानून से मिला है। इस अनुच्छेद ने इस चीज़ को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया कि हम एक सहकारी संघ बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये सहकारी संघ केवल हम नहीं बनाएंगे, ये राज्यों का भी दायित्व है। इस चीज़ की चर्चा की गई है भाग 4 में, जिसके भाग 4 के अनुच्छेद 43(ब) में इस चीज़ की चर्चा की गई है कि राज्य अपने राज्य में होने वाले सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में कार्य करेगा, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे, ये राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं कि वो सहकारिता को प्रमोट करे। और इसी के संदर्भ में आप लोगों ने देखा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है। वर्तमान में सहकारिता मंत्री हमारे कौन हैं, हमारे सहकारिता मंत्री कौन हैं, हमारे जो अमित शाह जी हैं, ठीक है ना। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं और वही सहकारिता मंत्री, सारा चीज़ वही देख रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय उन्हीं के पास है, उन्होंने ही सारा चीज़ ये सब गठन वठन किया है, तो उन्हीं के पास सारा चीज़ है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ, ये चीज़ आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये चीज़ लिखा नहीं है, ये बाद में मैं इंटरनेशनल जब कॉन्फ्रेंस का जब परिभाषा के लिए देख रहा था तो उससे मिला मुझे। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ की बात करें तो ये 1895 में ये चीज़ इस्टेब्लिश हुआ है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम के ब्रसेल्स में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं एरियल ग्वारको, ठीक है। हम जो सहकारिता का जो संघ जो हमने बनाया, इसी को, ये जो सहकारिता संघ है ये अंतर्राष्ट्रीय है। और इसी के साथ साथ एक इंटरनेशनल आप लोग देखते हैं कौन सा संस्थान, यूएन ने सहकारी वर्ष, अभी जैसे ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है ना, बाजरा वर्ष जो बोल रहे हैं लोग, वैसे ही वर्ष 2012 को हमने सहकारिता वर्ष घोषित किया था। क्या घोषित किया था, सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये सारा चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसके लिए। और ये यूएन का चीज़ हुआ, ये एरियल ग्वारको हुआ। और जो इस साल का जो सहकारिता जो सप्ताह जो हम मनाते हैं, जो सहकारिता संघ के लिए जो डेडिकेटेड जो समय है, वो समय कौन सा है, 1 जुलाई है। जुलाई से लेकर
जुलाई का जो पहला शनिवार है ना, जुलाई का पहला शनिवार जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, ठीक है ना। तो जुलाई का पहला जो दिवस है ये किस रूप में मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला चीज़ हुआ। और इसके साथ आप लोगों को भारत में कुछ सफल सहकारी समितियों के बारे में देखोगे तो आप लोगों को कृषि से संबद्ध कुछ समितियां जो देखने को मिलती हैं, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय कृषि सहकारी विपणन संघ, किसान उर्वरक संघ, अमूल का नाम तो आप लोग सुनते होंगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, सहकारी ग्रामीण कृषि विकास ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग क्षेत्र में आप लोगों को पीएमसी बैंक बहुत बड़ा आप लोगों ने नाम सुना है, हमारे यहाँ लक्ष्मी बैंक बोल के चलता है ना, लक्ष्मी बैंक, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक और कुछ छोटा छोटा बैंक चलता रहता है। ये सब सहकारी बैंक है। सहकारी बैंक मतलब छोटे छोटे जो लोग हैं उनसे मिलके बन जाता है। ये लोग सब मिलके इकट्ठा होते हैं और अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं एक जगह पे और उसके लिए कुछ लोगों को दे देते हैं। वर्तमान में सहकारिता के समक्ष यदि कुछ मुद्दे देखेंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पे अभी अत्यधिक सहकारी विधान हो गया है। गैर जिम्मेदारी और गैर जवाबदेही का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक आलम देखने को मिलता है कि कोई किसी चीज़ के लिए जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है, केवल और केवल पद के लिए सब भाग रहे हैं, ठीक है ना। इसकी मान्यता का अभाव है, अर्थात हर एक जो नीति निर्माता और जनता दोनों के बीच जो सहकारी समितियों के आर्थिक संसाधनों को जो है उसके मान्यता में सामान्य अभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। पूंजी निर्माण की कमी है, किसान अभी भी किसान ही है। अब धीरे धीरे किसान का विकास हो रहा है तो विकास के साथ साथ ये भी हो रहा है कि सहयोग की भावना समाप्त होती जा रही है। अब जो पहले का जो किसान था वो सहकारिता, लोगों के साथ रह के विकास करने में ज़्यादा बिलीव करता था। अब लोगों में ये सक्षमता आ गई है कि वो धीरे धीरे स्वयं विकसित हो जा रहे हैं। अब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारी जो सहकारिता का जो विकास है उसमें अब जो लोग सहकारी समितियों में जुड़े हैं वो लोग सहकारी समितियों को सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। तो पूंजी निर्माण की कमी उसके सदस्यों के कारण बनी हुई है। और इसके साथ साथ हमने सहकारिता को सहकार से उठा के सरकार के ऊपर डाल दिया है। सहकार पूरी तरीके से लोगों पर डिपेंडेंट था, लेकिन सरकार जो है वो तो अपने हिसाब से चलाएगा ना। तो सहकार लोगों से उठकर सरकार की ओर चला गया है, इसीलिए इसमें पूंजी की जो उपलब्धता है ये सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सरकार की ओर चली गई है। बेसिकली इसका जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट लोगों का है, लेकिन लोग इसमें अपने कंसेप्ट को भूल गए हैं। तो लोगों के बीच सहकारिता का जो जागरूकता है वो कम है, और यही जागरूकता की कमी आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ हुआ। अंततः अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो ये सारे निष्कर्ष हैं, इसको देख लेना। ये निष्कर्ष कभी आपको पेपर में पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला सारा चीज़ हुआ। इसके बाद से अगली क्लास में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सहकारिता अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न है वो मैं करवाता चलूँगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए हमसे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को और भी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव मिलती रहती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।